मुझे जनता ने अपनी समस्या, अपनी बात, अपने बच्चों की बात रखने के लिए भेजा है, जिसे मैंने रखने का काम किया है। जो अन्य लोग विधायक हैं, मैं समझता हूं कि वो अपनी पार्टी के नेताओं के प्रेशर में मन की बात नहीं कह पाते। मेरी पार्टी में सब नेता मैदान के हैं, मैं अपनी बात कह लेता हूं। मैं यहाँ बहादुराबाद से पहले 2 बार विधायक रहा हूं, तब भी मैंने एक बार ये मूल निवास की बात रखी है। तब भी ये बहुत बड़ा मुद्दा था, लोग समझ नहीं पा रहे। आज ये उससे भी बड़ा मुद्दा है। आप ये मान लीजिए कि जो यहाँ का पंडर पुरोहित समाज है, जिन पर 800 साल 300 साल तक की पोथी बही है, उन्हें भी यहाँ के मूल निवासी नहीं मानते हैं। अगर वो अपने किसी मृतक का दान पुण्य करेंगे, सलाद करेंगे, तो पंडों के पास आएंगे और मूल निवास उन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ी और एक समस्या है। मूल निवास जहाँ अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, जब कॉफी हमारे बच्चों की जचती है, लेकिन वो समस्या खाली प्लेन के लिए क्यों है? उन्हें तो मिल रहा है, पहाड़ को उन्हें तो मूल निवास मिल रहा है ना। जो हम मैदान के लगभग 60-65% लोग हैं, हमें मूल निवास नहीं दे रही ना सरकार। ये समस्या हमारी इसलिए है। हमारे बच्चों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मिलता है, उन्हें मूल निवास मिलता है। जो कॉपी जांचने का काम करता है, उनके मन में द्वेष होता है। वो मूल निवास और अस्थायी निवास आते ही हमारे बच्चों की कॉपी अलग रख देते हैं। जब इंटरव्यू की बात आती है, पीसीएस में 200 नंबर का इंटरव्यू है, उसमें हमारे बच्चों को किसी के आप मेरिट निकलवा कर देख लें, आरटीआई में उन्हें 30 और 40 और 20 नंबर देंगे, और जो मूल निवासी होंगे 160-170 देंगे। इसके साथ साथ जो कुमाऊनी गढ़वाली मुहावरा का प्रश्न है 10 नंबर और 15 नंबर का, उससे हमारा क्या संबंध है भाई? आप जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं उसके अंतर्गत आप पेपर लिखित पेपर ले। मेरे पास भी वो पेपर रखा है। अजीब प्रश्न है कि कुमाऊनी में छबड़ी को क्या कहते हैं, कुल्हाड़ को क्या कहते हैं, ईसा क्या कहते हैं। क्या हो गया भाई? पाठ्यक्रम जो है उसके अंतर्गत आप प्रश्न करें, पेपर लाएं, तो हमारे बच्चे मैं समझता हूँ मेरिट में पहले नंबर पे है। इंटरव्यू और इस 15 नंबर के बाद हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं मेरिट में, इसलिए वो पीसीएस और पीपीएस नहीं बन रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। राज कौन करता है? पीसीएस, आईएएस, आईपीएस? वही हम है नहीं, तो हमारा राज तो है नहीं। राज तो चंद लोगों का है। मैं एक बात और सदन में कही है कि भाई पलायन आयोग बनाया आपने, पहाड़ पर कोई रहना नहीं चाहता, विधायक नहीं रहना चाहता, प्रमुख नहीं रहना चाहता, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं रहना चाहता। मेरे पास तो सूचना यहाँ तक है, जो कोई ढंग का एक बार प्रधान बनेगा, उसका सबसे पहला काम है मैदान में मकान बनाना, बच्चों को यहाँ शिफ्ट करना। तो इससे पहाड़ का भला नहीं होगा भी। आप सब्सिडी दो, न उद्योग दो, दूसरे काम दो, कितना ही दो, उस पर हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन जो पर्वत का आदमी है वो पर्वत पर है, जो मैदान का है वो मैदान में रहे। एक समुचित विकास इस प्रदेश का हो। वो कहते हैं कि मैदान का विकास हो रहा है, मैदान का विकास नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम अपनी जमीन बेच के, जायदाद बेच के, गाड़ियां खरीद रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो हमारा विकास नहीं है। हम अपनी संपत्ति बेचने का काम कर रहे हैं, उसे हम विकास नहीं मानते हैं। मैं आपके माध्यम से भी गुजारिश करना चाहूँगा सरकार से कि मूल निवास के मुद्दे को जल्दी हल करे, वरना ये मैदान की जनता आंदोलित होने का काम करेगी। धन्यवाद। कहीं ना कहीं मैदान वासियों को अब बहुत ही अधभरता बड़े, जैसे कि जूता तक दिखाया गया था, लेकिन और दराती से काटने की बात भी कही गई थी कहीं ना कहीं। तो फिर भी कुछ ऐसा मैदानियों की तरफ से कोई मतलब चेतावनी भरा कोई संदेश नहीं आया, तो क्या कहना चाहेंगे? बड़प्पन है मैदानियों का या क्या है, क्या कहेंगे? नहीं, इससे बड़प्पन नहीं कह सकते। अगर कोई हमें, अक्सर जो हमारे लोग पहाड़ पे सर्विस करते हैं, टीचर या अन्य, उन्हें देसी काय की गाड़ी दी जाती है, उन्हें ढंग के मकान भी किराए पर नहीं मिलते हैं, वो बहुत बुरी दशा में वहां से अपना टाइम व्यतीत करते हैं। हमने पर्वतीय मूल के 3 संसद दिए हैं,
एक विधायक यहाँ अल्मोड़ा से अनुपम रावत जी हरिद्वार की जनता ने बनाई है। तो ये क्या हमारा जो बड़कपन है, जो हमारी उदारता है, ये हमारे लिए अभिशाप बनने जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ अब हमें अपने पर विचार करना चाहिए कि कोई भी आएगा, चुनाव लड़ेगा, चले जाएगा और वो हमारी बात नहीं करता है। दूसरी चीज एक और है कि जब उत्तराखंड बनारजी तिवारी जी की सरकार थी, उन्होंने ओबीसी आरक्षण कहा कि जनसंख्या कम है, इसे हम 14% करते। उसके बाद में इन्होंने लगभग 7-8 तहसीलें ओबीसी घोषित कर दी हैं और आरक्षण हुई 14%। हमारा ये भी मुद्दा है होने वाले वक्त में, जल्दी लाएंगे इसे, कि आरक्षण ओबीसी का 27% है। 27 हमें मिले या उन जो तहसील है उन्हें सरकार वापिस करे। कहीं ना कहीं चुनाव भी आने वाले हैं और नेता क्यों चुना जाता है कि जनता के हित की बात करने के लिए, और सबसे बड़ा मुद्दा, और एक तरह से बात करूं तो हक छीना जा रहा है प्लेन वासियों का, लेकिन फिर भी सब मौन है। क्या कारण है? देखो, मैं तो मौन कभी रहा नहीं। सलीके से, सभ्यता से मैंने अपनी बात सदन में रखी है। आपके सामने भी बहुत सभ्यता के साथ मैं बात रख रहा हूँ। मैं समझता हूँ जो हमारा यूथ है वो जागने का काम करेगा, वो अब चुप नहीं बैठेगा, वो अपना अधिकार छीनने का काम करेगा। बहुत बढ़िया। और मौजूदा सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, कहाँ कहाँ दिख रहा है बताएंगे? दिख रहा है गंगा में, खनन में, रिश्वत में, भ्रष्टाचार में, जमीनों पर अवैध कब्जे में। ये सबका साथ सबका विकास है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में इससे ज्यादा सरकार को कोई फुर्सत नहीं है। आज आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री की देहरादून में रैली थी। वो कौन सा स्कूल है जहां से छात्र नहीं गए? वो क्या है जहां से 600 रुपए दिहाड़ी पर लोग नहीं गए? क्या ये लोकप्रियता है सरकार की या फेलियर है? जो हमारे बच्चे हैं हाई स्कूल इंटर के, अगर आज उन्हें हम रैलियों में धकेल लेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा, ये आप खुद तय कर लीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद।